हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ करेंट अफेयर सेशन, और वो भी अगस्त महीने का टॉप 50 प्रश्न। तो चलिए टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन देखते हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको पता है कि इस बार का हाईलाइटेड मुद्दा रहा है करेंट अफेयर के दृष्टि से कौन सा, पेरिस ओलंपिक, और काफ़ी विवादों वाला भी रहा, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बनेंगे इम्पॉर्टेंट। तो जो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता में, वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं ये नोवाक जोकोविच हैं जो क्या कहता है, कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये प्रश्न पूछ दिया जा सकता है। तो सर्बिया से। और उन्होंने किसको हराया? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दिया हुआ। इन्हीं को इसने क्या किया, पराजित किया। और इस तरह जोकोविच ने अपने कैरियर में पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से आपके लिए एक बनेगा। तो इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात कर लें पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो इससे प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि ये संस्करण कैमा था पेरिस ओलंपिक का संस्करण, तो ये 33वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा। और जिसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये अमेरिका ने। पेरिस ओलंपिक 2024 वाला में ये सब पॉइंट बन सकता है। वहीं दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? तो दूसरा स्थान जो है वो चाइना ने प्राप्त किया। और हमारे प्यारा भारत की अगर पूछ ले कि कैमा स्थान पर रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो 71वां स्थान पर रहा। ठीक, अगर वही पेरिस ओलंपिक का शुभंकर पूछ दिया जाए कि शुभंकर क्या था, तो शुभंकर पूछा जाता है तो फ्रीजियन टोपी, ध्यान रखिएगा क्या था, फ्रीजियन टोपी। चलिए बढ़ जाते हैं अब आज के दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। क्या आ गया हमारा दूसरा प्रश्न? किस दिन भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय अंगदान दिवस जो मनाया जाता है ये 3 अगस्त को। ठीक, वहीं बात करें जो 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया, ये कैमा था? तो ये 14वां था। तो बस ये ध्यान इसमें रखिएगा। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को अंगदान के प्रति क्या करना है, जागरूक करना होता है। और जो अंगदान करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको ऑर्गन डोनर कहा जाता है। तो अगर पूछ दे कि अंगदान करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे तो आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग डोनेट भी करते हैं। तो अंगदान करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑर्गन डोनर, ऑर्गन डोनर। वहीं अंग पाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या? रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। बस ध्यान रखिएगा कि भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया, तो 3 अगस्त को मनाया गया और 14वां था। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। और 3 पे जाने से पहले आपको बता दें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आपको किसी न किसी एग्जाम में दिखने वाला है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो थी भरतनाट्यम की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये काफ़ी फेमस नामों में से एक है, तो इनका नाम बस ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु हो गई 3 अगस्त को, इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि निधन हो गया, और 84 वर्ष की उम्र में। और ये किसकी नृत्यांगना थी, किस नृत्य शैली की? तो भरतनाट्यम की। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आदि चुंचन गिरी किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में मोर अभयारण्य घोषित किया? तो नाम देखिए कैसा है। तो हो सके आपसे यही पूछ दे कि ये मतलब नाम क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आदि चुंचन गिरी, और ये घोषित किस राज्य ने किया?
किस केंद्र सरकार ने? कर्नाटक वाले, तो कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक के आदि चुनचनगिरी को क्या कर दिया गया है? मोर अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 5 पर। फिर से आ गया प्रश्न नंबर 5 पे क्या? पेरिस ओलंपिक। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक चुना गया है? ये भी एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, ये ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिखेगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक काफ़ी चर्चा वाला पॉइंट है, तो आपको कोई न कोई प्रश्न इससे दिखेगा और ये सब प्रश्न उसमें से एक है। तो जो भारतीय टीम का ध्वजवाहक चुना गया वो किसको? मनु भाकर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें, ये क्या है? शूटर, क्या है? स्टार शूटर के नाम, स्टार शूटर मनु भाकर को ही क्या किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह के लिए चुना गया। और ये कितने वर्ष की हैं? तो ये हैं 22 वर्ष की, और इन्होंने ओलंपिक खेल का एक ही संस्करण में क्या किया? 2 ओलंपिक पदक जीत हासिल किया था। कितना? तो 2 पदक जीता था इन्होंने, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। तो ये भी हो सकता है पूछे, तो ध्यान रखिएगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था मनु भाकर जी ने। ठीक, और मनु भाकर ने ही सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर मिश्रित टीम स्पर्धा में एक और कांस्य पदक जीता था। तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बनने वाले हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। आपको हर महीने का करेंट अफेयर टॉप 50 कराया जाता है। किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया था? 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में क्या किया था? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। और उसी उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। ठीक, तो इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित किया गया? देखिए कितना पेरिस ओलंपिक है, चूँकि अगस्त का यही एक चर्चा वाला मुद्दा ही रहा पेरिस ओलंपिक, और अब तो पैरा ओलंपिक भी स्टार्ट हो गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और अब आने वाले समय पैरा ओलंपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये अयोग्य घोषित किए थे किसको? विनेश फोगाट को। और क्या कहता है ये किस खेल से संबंधित है? तो पहलवानी से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, चूँकि 50 केजी वर्ग कैटेगरी में पहलवानी कर रही थी, जिसमें 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो जाने के कारण क्या कर दिया गया था? इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जबकि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई थी विनेश फोगाट। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है इम्पोर्टेंट। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? तो हमारा 8वां प्रश्न क्या है? हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का क्या कहता है? 2024 का समापन हुआ, इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तभी आपको बताए थे कि पेरिस ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें पदक की अगर बात कर ले कि भारत को कितने, तो 1 रजत पदक और क्या कहता है 5 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। 5 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। हालांकि जो पेरिस ओलंपिक 2024 रहा भारत वालों के लिए क्या रहा? निराशाजनक थोड़ा रहा, और भी पदक आने चाहिए थे, पर चलिए इतना ही सही। 71वां क्या हुआ? स्थान प्राप्त हुआ किसको?
भारत को। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको अभी ये बताएं कि पेरिस ओलंपिक का जो संस्करण था वो कैमा था, तो 33वां था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और पहला स्थान किसका, तो पहला स्थान पे कौन आया, अमेरिका। दूसरा स्थान पे कौन आया, चाइना। दूसरा स्थान पे। तो 1, 2 और भारत का क्या ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वही शुभंकर की बात कर ले तो फ्रीजियन टोपी, जो कि आपको हम पहले प्रश्न में ही बता चुके हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। देखते हैं 9 में क्या है। कौन कैरियर लेपर्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो कोई भी चीज़ जब पहला रहे तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक बन जाता। तो जो कैरियर लेपर्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने वो कौन बने, शाहरुख खान बन गए हैं। ठीक, लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में। ठीक, इनको क्या किया, जो आयोजित किया जा रहा था कहाँ, स्विट्जरलैंड में। तो आयोजन कहाँ हुआ था उसका, तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक, और इसी में क्या किया गया, कैरियर लेपर्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। मतलब यह सम्मान उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका कलात्मक योगदान हो, सिनेमा में सामूहिक कल्पना को क्या हो, गर्व फील कराया हो। तो यही हो गया। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर कितने पे, तो 10 पे। देखते हैं 10 में क्या है। हाल ही में किसने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। तो जो भारतीय राजदूत हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अमेरिका में जो संभाला है वो किसने संभाला है, तो तरनजीत सिंह सिद्धू ने। किसने, बता, रुक जाइए 1 मिनट। पूछा क्या है, अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में जो क्या कहता है कार्यकाल संभाला है पूछा है। तो ये जो संभाला है विनय मोहन क्वात्रा ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन इन्होंने किनका स्थान ले लिया है, तब हो जाएगा तरनजीत सिंह सिद्धू। यानी कि पहले जो थे तरनजीत सिंह सिद्धू थे, लेकिन अब उनकी जगह कौन आ गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा। और बार बार बोल रहे हैं आपको टॉप 50 जो रहता है अगस्त महीने का हो या किसी भी महीने का, टॉप ही चुन के लाया जाता। तो ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन आपको साथ ही साथ क्या करते हुए चलते रहना है। ठीक, तभी आपको याद हो पाएगा। बिना लिखे नोट्स बनाए याद नहीं हो पाता है, खासकर करेंट अफेयर का क्वेश्चन। तो इस नाम को ध्यान रखिएगा कि और किन की जगह पे आए हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 11 पे। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण हाल में हुआ, ये पूछा गया है संस्करण आपसे। तो पहले ये ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी शक्ति, तो मित्र शक्ति। हो सके उल्टा घुमा के पूछ दे आपसे, लेकिन यहाँ हमसे संस्करण पूछा गया जो कि 10वां संस्करण था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां संस्करण कहाँ हुआ, तो श्रीलंका के मदोर ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में। मदोर ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में इसका शुरुआत हुआ था। ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। कहाँ, तो श्रीलंका में, श्रीलंका के मदुरोया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में। और ये जो संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति है एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2023 में, हो सकता है आपसे 24 वाला की जगह 2023 का ही पूछते। तो जो 2023 में इसका संस्करण हुआ था आयोजित, वो कहाँ हुआ था, तो पुणे में आयोजन हुआ था। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 12 पे। किनके द्वारा हाल में भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक का विमोचन किया गया, तो किनके द्वारा किया गया, तो ये किया गया किनके द्वारा, हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कितना महान क्रांतिकारी, तो 75 महान
क्रांतिकारी और दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या हुआ था, इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। लेकिन यही पूछा जाए कि इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है या लेखक कौन है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर भीम सिंह, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। तो नाम हो सके आपसे पूछ दे कि किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 13 पे। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जो कि आपको पता है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये कैमी हैं तो 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान में रखना है। और इनको जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कृत किया गया है वो कहाँ का, तो इनको किया गया है फिजी तिमोर लेस्ते के दौरे पर। तो फिजी और तिमोर लेस्ते दोनों, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोनों को ध्यान में रखना है। वहीं और इसमें क्या पॉइंट जान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए फिजी का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ हो सकता है, उसका नाम आपसे पूछ दे। तो फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है द ऑर्डर ऑफ फिजी, द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी में फिजी लगा हुआ है तो आप लोग पकड़ लीजिएगा आसानी से, ठीक। और वही बात करें जो तिमोर लेस्ते का है, उसका तिमोर लेस्ते वाला क्या ध्यान में रख सकते हैं, तो जो तिमोर लेस्ते का है उसका द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। देखिए सब लास्ट में तो नाम भी लिखा हुआ ही है, तो पकड़ ही लीजिएगा कि ये सर्वोच्च सम्मान से क्या हो गया है, सम्मानित किया गया है। और ये समारोह जो तिमोर लेस्ते, यह पुरस्कार जो है तिमोर लेस्ते की राजधानी में एक आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। अब आइए प्रश्न नंबर 14 पे। सुसान बोजस्की जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन से थे। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो निधन के अकॉर्डिंग भी क्या करता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। चूँकि ये सुसान बोजस्की हैं, जो कौन थे, तो ये जो थे यूट्यूब का पूर्व CEO है। और आपको पता है यूट्यूब आज की दृष्टि से कितना ज़रूरी है, तो इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। तो बाइटी के क्या थे, CEO थे। और इनका 56 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन है यूट्यूब के CEO, हो सके वर्तमान का ही पूछ लिया जाए, तो ये CEO कौन है, नील मोहन। तो ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई। और ये प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हो, करेंट अफेयर हो, जीके जीएस हो, प्रश्न तो एक ही होता है। वहीं बात करें माइक्रोसॉफ्ट के CEO का, तो वो कौन है, सत्या नडेला। तो ये सब CEO को ध्यान में क्या करिएगा, रख लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15 पे। और आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चलिए, अपना नोट्स तैयार करते चलिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। सीरिया थाबसिन किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में PM पद से क्या किया, बर्खास्त किया गया है। तो इनको क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये कहाँ के, तो थाईलैंड के। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। वही बात कर लें कि इनको क्यों किया गया, मतलब बर्खास्त तो हुआ क्या था कि एक विपक्षी इसलिए हटाया गया ना कि इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक पूर्व वकील को नियुक्त किया था जिसको 16 साल पहले जेल में डाला गया था। तो समझिए नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में इनको क्या किया गया, इस पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो बस नाम और ये देश ध्यान में रखना है आपको। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पे।
किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया? ये प्रश्न देखिए बनेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो कब? तो 13 अगस्त को देशभक्त दिवस जो मनाया गया वो आपका मनाया गया मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि ये मनाया क्यों जाता है, तो जो 1891 का अंग्रेज मणिपुरी युद्ध है, यानी कि एंग्लो 1891 में क्या हुआ था? एंग्लो मणिपुरी युद्ध। देखिए स्टैटिक के पोर्शन से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ था? अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, देशभक्त दिवस। तो बस इसको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। अब आइए प्रश्न नंबर 17 पे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, PR श्रीजेश। ठीक, और PR श्रीजेश हैं जो भारतीय टीम के लिए 328 हॉकी मैच कम से कम क्या खेल चुके हैं, और इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी क्या करा गया? सम्मानित कर दिया गया है। वही बात करें 2024 में, तो इन्होंने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये पेरिस ओलंपिक के हिसाब से कौन पद जीते थे, ये आपसे 2024 में पूछ सकता है। तो कांस्य पदक जीता था। ठीक, जबकि 2014 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ इचियोन का एशियाई खेल में। रजत पदक भी जीता है 2016 में रियो ओलंपिक में, और 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो ये नाम आपके लिए बन सकता है इम्पोर्टेंट। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 18 की ओर। कम उम्र में विवाह की जगह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये कौन सी योजना है? निजुत मोइना योजना। तो ये जो शुरुआत की गई है ये कहाँ की गई है? तो ये आपका असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो असम में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह से कुछ योजना का नाम ध्यान में रख सकते हैं, या फिर क्या कहता है पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछा जाता है महतारी वंदना योजना। कौन योजना? महतारी वंदना योजना। तो महतारी वंदना योजना कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। 1 मिनट, हमको यहाँ पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि उड़ीसा से है, तो अभी उतना हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि असम है या उड़ीसा। एक बार आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि असम होगा या उड़ीसा। हम आपको यहाँ पे मतलब लग तो रहा है कि उड़ीसा होना चाहिए, पर असम भी। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन माइंड में आ गया है, कभी कभी हो जाता है। तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि सही है या नहीं। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में। वहीं बात करें क्या कृषक उन्नति योजना पूछ लेता है, कृषक उन्नति योजना। तो ये भी है कहाँ से संबंधित? छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। और क्या पूछा जाता है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। तो वो कहाँ से हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। एक और ध्यान में रख सकते हैं निंगल नलामा योजना, क्योंकि ये सब एग्जाम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक हो जाते हैं। तो निंगल नलामा योजना है जो तमिलनाडु से संबंधित है। तो इस प्रश्न को एक बार आप लोग रीचेक जरूर कर लीजिएगा। रुकिए हम अभी हटा देते हैं असम आंसर। आप लोग इसका देखिएगा कि असम होगा या फिर क्या उड़ीसा होगा। ठीक, चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो आपको पता ही है कि रत्नागिरी है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ही क्या किया गया है? मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। वहीं चलिए इसमें बस इतना ध्यान रखिए, यही तो काफ़ी है। एक रत्नागिरी ध्यान रखिए और कहाँ? तो महाराष्ट्र।
अब आइए प्रश्न नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 में क्या है, नंजरायन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये जो पक्षी अभयारण्य है नंजरायन, ये क्यों चर्चा में आया, क्यों आपसे पूछा जा रहा है? तो चूंकि इसको नया रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में आया। तो ये है कहाँ नंजरायन पक्षी अभयारण्य? तो नंजरायन पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नंजरायन पक्षी अभयारण्य, और एक याद रखिएगा काजू बेली, काजू नहीं काजू बेली पक्षी अभयारण्य। ये भी कहाँ, तो ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का। और इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। 3 गो को एक साथ, एक नंजरायन पक्षी, एक काजूबेला पक्षी जो दोनों तमिलनाडु में है, और एक है जो मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। इन तीनों को क्या किया गया है, नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक, इसलिए अब जो आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, हो सके आपसे यही पूछ दे। तो जो अब आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है वो 85 हो गई है। कितनी, तो 85 हो गई है। चलिए अब आ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 21 पे। 20 के बाद 24 कैसे आ गया जी, नंबर गलत है यहाँ पे टाइपिंग में, 21 इसको कर लीजिए। 15 अगस्त 2024 को मनाए स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या तय की गई? देखिए थीम आज के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट बनते हैं, और ये प्रश्न को आप ऐसे भी स्टार मार्क कर ही लीजिए। तो 15 अगस्त को जो मनाया गया था इसका थीम क्या बना, विकसित भारत @2047। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और ये 2024 में जो 15 अगस्त मनाया गया भारतीय स्वतंत्रता दिवस, ये कैमा मनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा कैमा, तो 78वां मनाया गया। ठीक, और ये थीम था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का क्या है, प्रतीक है। वहीं बात कर ले, अगर पूछ देगा कि जो नरेंद्र मोदी जी, चूँकि आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया यहाँ, तो नरेंद्र मोदी जी जो कैमी बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो 11वीं बार झंडा फहराने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने कैमा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है 11वीं बार, लेकिन तीसरा प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन, तो नरेंद्र मोदी। चूँकि लाल किला का पहला प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तिरंगा फहराकर क्या किया था, पहला स्वतंत्र दिवस का मनाया था। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात कर ले तो ऐसे लिख सकते हैं JL नेहरू। इन्होंने कितनी बार झंडा फहराया है, तो 17 बार। फिर सेकेंड नंबर पे कौन आएंगे, इंदिरा गांधी 16 बार, और अब मोदी जी आ गए हैं 11 बार। तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं आपके लिए। चलिए अब बढ़ जाइए प्रश्न नंबर 22 पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई? तो ये जो दी गई है 103 वीरता पुरस्कारों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें कि 4 कीर्ति चक्र है और जिनमें 3 मरणोपरांत दिए जाएंगे। ठीक, और 18 शौर्य चक्र है। तो चलिए सब संख्या नहीं पूछेगा, बस ये वाला संख्या ध्यान रखिएगा कि कितना पुरस्कार को मंजूरी दी गया है, तो 103 का। ठीक, और बार बार बोल रहे हैं ये आपके अगस्त टॉप 50 प्रश्न है। जो भी अगस्त महीने का टॉप 50 प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन आपको कराया जा, और बारी बारी से सारे महीने का आपका कराया जाता है, और रेगुलर सेशन में आपको हर चीज़ का मॉक टेस्ट हर विषय का कराया ही जा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है किस बीमारी
को एम पॉक्स, मंकी पॉक्स जो था एम पॉक्स उसका नाम कर दिया गया था। तो WHO ने क्या किया है, दूसरा बार है जो इसको आपातकाल घोषित कर दिया है। तो ये निकट संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। आमतौर पर होता क्या है कि फ्लू जैसा लक्षण शरीर पर मवाद से भरा घाव पैदा करता है। कौन? मंकी पॉक्स, एम पॉक्स। अब आइए प्रश्न नंबर 24 पर, किस राज्य ने मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो अनिवार्य कर दिया है बिहार सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बस ये ध्यान रखिए कि मंदिर, मठ हो या ट्रस्ट हो, उसका पंजीकरण अनिवार्य करवाना ही है। ये बिहार सरकार ने क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। अब आइए 25 नंबर, किस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? इसको करिए स्टार मार्क, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये सब प्रश्न दिखने वाले हैं। चूँकि है तो सारे टॉप 50, लेकिन इसमें से भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी पर स्टार मार्क्स लगाया जाता है। तो जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया वो कब? तो 23 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अब जब 23 अगस्त को मनाया ही गया तो सबसे ज़्यादा थीम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो थीम क्या था इस बार 2024 वाले का? तो चांद को छूते हुए जीवन को छूना, यही ध्यान रखिए, इतना ही याद रखिए। ऐसे तो बहुत लंबा था कि चांद को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है, लेकिन इतना याद रहेगा तो आप आंसर टिक करके निकल दीजिएगा सही। ठीक, वही बात कर ले। आपको पता है कि पिछले साल 23 अगस्त को भारत जो था चांद पर उतरने वाला चौथा देश था और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो इसीलिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को क्या किया था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। तो बस ध्यान रखना, अगर एक पॉइंट और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि 23 अगस्त 2023 को भारत चांद पर उतरने वाला क्या था, चौथा देश था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चौथा देश था। पर उसके दक्षिणी ध्रुव पर ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचने वाला क्या था, पहुंचने वाला पहला देश था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन साथ ही साथ करते ज़रूर चलिए। अब आइए प्रश्न नंबर 26 की ओर, किस राज्य में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ, किस राज्य में, ही आपसे पूछा गया है। तो जो खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग है, ये बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया, यानी कि बिहार में किया गया। ठीक, तो इसको ध्यान में आप लोग को रख लेना है। और इसका समापन 24 अगस्त को हो चुका है। क्योंकि ये अगस्त का ही करंट अफेयर है तो आपको सारे अगस्त के ही मिलेंगे। चलिए, इस प्रतियोगिता में 12 से 18 वर्ष और 18 से 55 वर्ष आयु के खिलाड़ी 5 मुख्य स्पर्धा में क्या किए थे, हिस्सा लिए थे। अब आइए 27 नंबर प्रश्न, जहाँ लगता है कि आपके लिए लिखना ज़रूरी है वहाँ पे हम खुद लिखते चलते हैं। 17वें दिव्य कला मेला का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, 17वां और किस शहर में किया गया, तो छत्तीसगढ़ में हुआ। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इस मेला का उद्घाटन किए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। इसका उद्देश्य है दिव्यांग जनों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना। चूँकि ये दिव्य कला मेला है, वही छत्तीसगढ़ का कुछ अन्य मेला अगर ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
छत्तीसगढ़ का मेला महोत्सव। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पूछ लिया जाता है क्या, भोरम देव उत्सव, भोरम देव उत्सव, मड़ई उत्सव, मड़ई उत्सव, नारायणपुर मेला, नारायणपुर मेला, ये सब छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट मेला में से एक है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 28 पे। चूँकि वन लाइनर प्रश्न है तो करेंट अफेयर में आप ज़्यादा ध्यान में किस लिए ज़्यादा लोड लीजिएगा दिमाग पे, तो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही जानिए। हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश देने वाला उड़ीसा कौन सा राज्य बन गया है? तो पहले राज्य को नाम का ध्यान रखना है। तो ये आपका बन गया है कौन सा राज्य 1 दिवसीय छुट्टी देने वाला जो बना है, ये किस लिए दिया गया है? तो उड़ीसा ने महामारी को लेके दिया, यानी कि मासिक धर्म जो लड़कियों औरतों को प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये तीसरा राज्य बन गया है अवकाश देने वाला। तो ये ज़रूरी भी था महिलाओं के लिए, तो अच्छा कदम है एक सरकार का। वहीं इससे पहले बात करें पहला दूसरा में, तो बिहार और केरल क्या कर चुके हैं, मासिक धर्म अवकाश प्रदान करते थे और अब उड़ीसा में भी किया जाएगा। बिहार में महिला कर्मचारी के लिए 2 दिन का छुट्टी का नीति है, बिहार में 2 दिन का, और केरल में कितने दिन का, तो केरल में 3 दिन का छुट्टी का प्रावधान है। यानी कि महिला सरकारी कर्मचारी को बिहार में 45 वर्ष की आयु तक हर महीने 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। किस लिए, तो मासिक धर्म में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है इस वजह से, तो ये सरकार का एक सही निर्णय है। अब आइए प्रश्न नंबर 29 पे। दुनिया का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर की खोज किस देश में की गई? तो ये कहाँ की गई है, तुर्की में। तो देखिए तुर्की में खोजा गया है, तो ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि तुर्की तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर आपसे पूछे क्या होगा, तो तुर्की में खोजा गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। तुर्की के भी कहाँ, तो वो भी ध्यान में रख सकते हैं, गोबेकली टेप्पे में, गोबेकली टेप्पे में। बहुत लोगों को करेंट अफेयर पढ़ना बोरियत लगता है, लेकिन आपके हर एग्ज़ाम के लिए करेंट जो अफेयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए बिना पढ़े कोई उपाय है ही नहीं, चाहे आप जैसे याद करिए, याद तो आपको रखना पड़ेगा। अब आइए प्रश्न नंबर 30 पे। किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? देखिए तो ये जो शोक दिवस के रूप में मनाया है कौन, बांग्लादेश। और ये प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए बांग्लादेश से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के निधन की याद में मनाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 31 पे देख लेते हैं। 31 में क्या है, शिखर धवन किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी? तो आपको पता है भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहाँ से, क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 38 वर्ष के हैं शिखर धवन जी, और जो आखिरी बार 2022 में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 1 दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, और इस साल IPL में भी खेला। और जब अप्रैल 2024 में जब इन्होंने पंजाब किंग्स की क्या की थी, कप्तानी की थी। तो बस ध्यान रखिए, इन्होंने अब क्या कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। अब आइए प्रश्न नंबर 32 पे। किस राज्य में सुभद्रा योजना को लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया ये योजना तो उड़ीसा में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो मोहन मांझी, उन्हीं के द्वारा सुभद्रा योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है।
इस योजना के तहत होगा क्या कि अगले 5 साल में 21 से 60 वर्ष के आयु का जो भी 1 करोड़ महिला को क्या है 50,000 रुपया दिया जाने का वादा किया गया है। तो रकम भी आपसे पूछ सकता है कितना, तो 50,000 रुपया, लेकिन कितने, तो 1 करोड़ महिलाओं को अगले 5 वर्षों में जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष तक के बीच। तो हो सकता है डाटा ही आपसे पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। तो 33 पे जाने से पहले प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। आपको हर चीज़, हर जीके जीएस का आपको यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। अब आइए प्रश्न नंबर 33। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। यह पेंशन स्कीम कब लागू होगी? अभी मंजूरी मिला है लेकिन आपसे पूछा है लागू कब होगा। तो ये जो लागू होगा ये 2025 से लागू होगा और 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि पहले न्यू पेंशन स्कीम पे चलता था, अब उसकी जगह केंद्रीय कर्मचारी जो भी हैं उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चलेगा। ठीक, और इसको 24 अगस्त को ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दिया। तो 1 जनवरी, अच्छा ऑप्शन बी में भी 25 है ना, रुक जाइए, 1 अप्रैल 2025, सॉरी जनवरी नहीं, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी पेंशन स्कीम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 34। किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो अब चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो ये लॉन्च करा जाएगा 2027 में। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक बनेगा आपके लिए। इसका डिज़ाइन भी फाइनल हो चुका है चंद्रयान 4 का। ठीक, 3 से 5 किलोमीटर मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा चंद्रयान 4 की सतह से। ठीक, और इस स्क्रेप पार्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल भी होगा। तो अभी इसको ध्यान रखिए बस कि चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2027 में। और ये लॉन्च करने की घोषणा किसने कर दी है? तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने। अब आइए प्रश्न नंबर 35 पर। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा का खोज किया गया? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो खोज किया गया है वो दुनिया का सबसे, हाँ दूसरा कर लीजिएगा, ये प्रश्न में छूट गया है। दूसरा सबसे बड़ा हीरा का खोज किया गया है बोत्सवाना में। कहाँ? तो बोत्सवाना में। इस तरह से नहीं लिखाएगा, इस तरह से, बोत्सवाना। और ये क्या किया गया है बोत्सवाना में भी? कहाँ? तो कारोबेव डायमंड माइन में खोजा गया है। ठीक, 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा है, सोच लीजिए 2492 कैरेट का। और कनाडा का एक खनन कंपनी है जो इसको क्या किया है, खोजा है। तो ये भी पूछेगा कि खोजा कौन है? तो कनाडा का खनन कंपनी, ये ध्यान में रखिएगा। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बन गया है। चलिए अब आ जाइए 36 नंबर प्रश्न में, देखते हैं क्या है। किस राज्य में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हुए हैं, शुरू किया गया है? और ऐसे प्रश्नों को लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। तो ये कहाँ हुआ है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात का कहाँ? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक, यही है कि मतलब क्या है, इसको बस ध्यान रखना है कितना मेगावाट और कहाँ हुआ है। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 37 पे। किसके द्वारा विज्ञान धारा योजना शुरू किया गया है? तो जो विज्ञान धारा योजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो
तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये किनकी अध्यक्षता में किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया। मंजूरी दे दिया गया है कि विज्ञान धारा योजना को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। चूँकि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो देश में क्या करता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी को संगठित करता है और बढ़ावा देता है। तो इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 38। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसे भारत के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने फतह किया है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। चूँकि देखिए 5 साल में तो कोई ठीक से बताइए कितना स्कूल जाना ही शुरू करता है। हाँ, इन्होंने क्या कर लिया है, फतेह हासिल कर लिया है, वो भी माउंट किलिमंजारो पर। तो ये कहाँ के हैं जो, तो ये हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का क्या किया है, एक नया रिपोर्ट बनाया है। तो अफ्रीका से महाद्वीप की कहाँ है, यहाँ आपसे पूछा गया किस महाद्वीप की, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तो एक प्रश्न आपका ये भी हो गया। और जो ये तेगवीर सिंह है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पंजाब के रोपड़ से बिलोंग करते हैं। पंजाब के रोपड़ के हैं कौन, तेगवीर सिंह। बताइए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का ही। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 39 पे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ घोषणा की गई है, ये आपका लद्दाख में। तो 5 ये घोषणा जो किया किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया 26 अगस्त को, कि मतलब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नया जिला। और 5 वो जो नया जिला है ये संख्या ध्यान रखिएगा, वो कौन कौन है, कौन कौन, तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा। हो सके आपसे यही पूछ दे इसमें से कौन है कौन नहीं है, तो इसलिए लिख दे रहे हैं चांगथांगा। यही 5 जिला बनाने का क्या है, घोषणा किया गया। और इन जिलों के जुड़ने से लद्दाख में अब कितने जिले हो जाएंगे टोटल, तो 7 जिला हो जाएगा कुल। कहाँ, तो लद्दाख में। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 40 पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो जो ये नाम बदले गए हैं कितने रेलवे स्टेशन का, 8 रेलवे स्टेशन का। और उसमें से कौन कौन सा है, लिख देते हैं। आप लोग को बिना लिखे चैन ही नहीं आता है, लिख ही लीजिए। कासिमपुर हॉल्ट को अब कर दिया गया है क्या, जायस शहर के नाम से। हो सके इन्हीं में से किसी एक का नाम ही आपसे पूछ दे। जो जायस था उसको कर दिया गया है गुरु गोरखनाथ धाम। बताइए, आप लोग के लिए पढ़ाई के लिए कितना जीके बढ़ जाता है, जीके जीएस। इतना सारा नाम एक ही बार चेंज हो गया। अब हम लोग का काम है याद करना, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। वही मिसरौली जो था उसका कर दिया गया है माँ कालिकन धाम, माँ कालिकन धाम। और क्या था, बानी, इसका कर दिया गया है स्वामी परमहंस, स्वामी परमहंस। निहालगढ़, निहालगढ़, इसका अब क्या कर दिया गया है, महाराज बिजली पासी। बताइए कैसा कैसा नाम कर दिया गया है, और सबको आप लोग याद कीजिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 गो का जान गए, अभी तो 8 है। एक है अकबरगंज, इसका नाम बदल कर क्या क्या कर दिया गया है, माँ अहोरवा भवानी, माँ अहोरवा भवानी धाम। तो 6 हो गया। तो 2 को क्यों छोड़ना है, वो दोनों का लिख ही लीजिए। एक है फुर्सतगंज, तो फुर्सतगंज का कर दिया गया है तपेश्वर नाथ धाम। कौन धाम, तपेश्वर नाथ धाम। जैसे जगह है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तो सुन के भी अच्छे से कर लीजिए। एक बच गया लास्ट, बारिशगंज हॉल्ट, इसका नाम कर दिया गया है अमर शहीद भाले सुल्तान,
बताइए। ये 8 नाम आपको हम बता दिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 41 पर। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय वायुसेना के वीरों पर पहली कॉमिक बुक लॉन्च की गई है? तो ये जो कॉमिक बुक लॉन्च की गई है, इन किन पे की गई है? तो ये है, क्या पूछा गया? हाँ, वीरों पर पहली किसके द्वारा पूछा गया? तो ये BR चौधरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि इस कॉमिक बुक में 2 कहानियाँ हैं। पहला वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह के बारे में और दूसरा है बोयरा के महाकाव्य लड़ाई के बारे में। तो बस इतना ध्यान रखिए कि किसके द्वारा हुआ। अब आइए 42 नंबर के। राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब हुआ? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह पूछेगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो जो भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे, कौन? मेजर ध्यानचंद की जयंती में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती में मनाया जाता है। और ये क्या चीज़ के खिलाड़ी थे? तो हॉकी खिलाड़ी। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के रूप में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, और जो इनका 2024 में जयंती मनाया गया मेजर ध्यानचंद का, ये 119वीं जयंती मनाया गया। तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि कैमी जयंती? तो 119वीं जयंती। अब आइए प्रश्न नंबर 43 पे। समनाथम तालाब किस राज्य में स्थित है जिससे पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई? इससे पहले भी हम पक्षी अभयारण्य के बारे में जाने गए, जिसको रामसर साइट में घोषित किया गया। यहाँ आपसे समनाथम तालाब है, तो ये आपका है कहाँ? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। और इसी को क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, राज्य ध्यान रखिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 44 पर। किसे ICC के चेयरमैन के रूप में चुना गया है? तो आपको पता होगा, ये चर्चा में था। जय शाह को चुना गया है ICC का चेयरमैन 2024 का। 1 दिसंबर 2024 से कार्य करेंगे। और ये 35 वर्ष के हैं जय शाह, और ICC का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक, वहीं ये किसके स्थान पे मतलब अब कार्यभार संभालेंगे? तो ग्रेग बार्कले। कौन बार्कले? तो ग्रेग बार्कले के स्थान पर। तो हो सकता है यही पूछ दे कि किसके स्थान पर? तो ग्रेग बार्कले के स्थान पे। और कुछ दिन पहले ही ग्रेग बार्कले ने क्या कर दिया था? चेयरमैन पद से, ICC चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आइए 45 नंबर। हाल ही में किसने सैफ अंडर-20 चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये जो किसने जीत लिया है? बांग्लादेश ने। बार बार बोल रहे हैं, बांग्लादेश चर्चा में रहा है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और किसको हरा कर बना है? तो ये नेपाल को हरा के जीता है। बांग्लादेश 4-1 से हरा कर जीता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बाकी इसमें तो वहीं भारत की बात कर लें, तो भारत जो सैफ अंडर-20 है, इसको 2019, 2022, 2023 में जीता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। और आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम आप लोग के लिए इतना कर सकते हैं मेहनत, तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। बाकी जो भी होगा आप लोग के लिए अच्छा सेशन, अच्छा कंटेंट तैयार करना मेरा काम है। अब आइए कितना हो गया? प्रश्न नंबर 46। हाल ही में मोदी जी ने क्या किया है? बधवन बंदरगाह आधारशिला। तो ये कहाँ रखा है? देखिए, ये 31 अगस्त का भी आपको इसमें न्यूज़ है जो क्या किया गया है, डाला गया है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ये बधवन बंदरगाह है जो कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के कहाँ? तो पालेहर में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 76,000 करोड़ रुपया लागत है। सोचिए, बाप रे करोड़ रुपया लागत है इसमें
लगा है बधवन बंदरगाह का आधारशिला में। ये गहरे पानी का बंदरगाह है, गहरा पानी का बंदरगाह है। और पीएम मोदी जी ने ही क्या किया, इसका आधारशिला रखा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 47 पर। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक आ गया ना 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। इसको भी करिए स्टार मार्क, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको दिखने वाले हैं। अब पैरा ओलंपिक में अब आ जाइए। इसके पहले ओलंपिक से जान रहे थे, अब पैरा ओलंपिक। तो अब और उसमें भी नाम ये ध्यान रखिएगा, अवनी लेखरा, चूँकि इन्होंने 2 स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक का स्टार्ट होते के साथ जीत लिया है। और तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है और काफ़ी भारत के लिए गर्व की भी बात है। किसमें जीता है, तो 10 मीटर एयर राइफल में। और आपको पता है पैरा ओलंपिक है जो दिव्यांगों के लिए होता है, और स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए। और ये पहली है जो जीत चुकी हैं, पहली भारतीय हैं, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट बनेगा। 2 गोल्ड आ गया है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 48 नंबर प्रश्न पे। किसके द्वारा अनुभव पुरस्कार प्रदान किए गए। तो अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया किसके द्वारा, तो ये प्रदान किया गया पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था हाल में, तो दिल्ली में हुआ था। और कैमा था 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह था। ठीक, तो इसीलिए इसका उद्देश्य ही है कि जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनकी सेवा में ही ये क्या है, एक प्रयास है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा। तो आप लोग फटाफट जितना हो सके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। अब आइए 49 नंबर देख लेते हैं क्या है। तो हमारा 49 नंबर प्रश्न है, किस शहर में मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल रेंज शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। इस बार पेरिस ओलंपिक से तो क्वेश्चन दिखना ही दिखना है। तो ये जो शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है, ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनके नाम पे ही उद्घाटन हुआ। और आपको पहले ही बता दिए मनु भाकर 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आइए आज के अंतिम प्रश्न जो कि होगा हमारा 50वां प्रश्न। किस दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तो ये लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। इसका उद्देश्य है कि भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पहला बार कब मनाया गया था राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, तो पहला बार मनाया गया था कब, 2001 में। और कब मनाया जाता है, तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। उसी तरह अगस्त महीने का कुछ डेट याद रख लीजिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 12 अगस्त ये गिना चुना दिवस है, और ये अगस्त का विश्व हाथी दिवस पूछ सकता है प्रश्न। एक याद रखिएगा 13 अगस्त जो कि अभी हम आपको पढ़ाएं भी, विश्व अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया सिर्फ अंगदान दिवस। और विश्व वाला पूछेगा 13 अगस्त। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये अगस्त का इम्पोर्टेंट दिवस में है। 23 अगस्त एक ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक, तो आज के लिए टॉप 50 प्रश्न हुए हैं आपके समाप्त। अगस्त महीने का करंट अफेयर फिर मिलेंगे। अगस्त के बाद सितंबर का टॉप 50 प्रश्न भी होगा। और जो रेगुलर सेशन चलाया जा रहा है वो इस चैनल से जितना हो सके जुड़िए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।